आज का हमारा टॉपिक जो हमने शुरू करना है वो है एक्सपेरिमेंटल हैजर्ड्स, द प्लेसिबो इफेक्ट एंड द एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट। तो इससे पहले जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, और कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये सब चीज़ों को आगे ही कंटिन्यू करते हैं। अब एक्सपेरिमेंटल हैजर्ड मतलब एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट रिसर्चर्स करते हैं तो उनमें क्या चीज़ों से प्रॉब्लम आ सकती है, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो उसमें दो इफेक्ट दिए हुए हैं, एक प्लेसिबो इफेक्ट है, एक है एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट। थोड़ा सा मैं आपको इसकी पहले ब्रीफ दे देती हूँ। प्लेसिबो इफेक्ट होता है जब जैसे आप किसी पार्टिसिपेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और उस पार्टिसिपेंट को पता है कि आप उससे कुछ बिहेवियर एक्सपेक्ट करोगे एक्सपेरिमेंट के बाद, तो वो पार्टिसिपेंट उसी तरीके से बिहेव करने की कोशिश करता है ताकि वो अच्छा रिजल्ट दे सके, जिससे हमारे को रिजल्ट ओरिजिनल नहीं मिलता, जबकि वो उसका एक तरीके से पार्टिसिपेंट का फेक जो होता है बिहेवियर होता है, उसको प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। तो उससे हमारे को जो रिजल्ट मिलते हैं एक्सपेरिमेंट में वो हम ओरिजिनल नहीं मान सकते, हमें उसको ठीक नहीं मान सकते, क्योंकि वो उस टाइम पार्टिसिपेंट ने ऐसा जानबूझ के आपको अच्छा रिजल्ट दिखाने के लिए या अपना बिहेवियर चेंज दिखाने के लिए किया होता है। दूसरा एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट, जिसमें एक्सपेरिमेंटर जो खुद है वो कई बार कुछ ऐसा बिहेवियर पार्टिसिपेंट से एक्सपेक्ट कर रहा होता है, तो वो ऐसे बिहेव करता है या कुछ ऐसे हिंट दे देता है पार्टिसिपेंट को अपने जेस्चर्स के थ्रू, अपनी आई मूवमेंट के थ्रू या अपने टोन ऑफ वॉइस, आवाज के थ्रू ऐसा कोई हिंट पार्टिसिपेंट को दे देता है, जिससे पार्टिसिपेंट थोड़ा अलर्ट हो जाता है और वो फिर उसी तरीके से बिहेव करता है जैसा एक्सपेरिमेंटर चाहता है। तो जब ये दो चीजें जो कि अनइंटेंशनल है, दोनों ही चीजें अनइंटेंशनल है, जानबूझ के कोई नहीं करता, ना पार्टिसिपेंट ना एक्सपेरिमेंटर, तो इन दोनों चीजों की वजह से जो हमारे को रिजल्ट मिलते हैं एक्सपेरिमेंट्स के वो जेन्युइन नहीं माने जाते। उसमें लगता है कि जो है वो, और आप उसके बेस पे जनरलाइज नहीं कर सकते, आपका रिजल्ट जो है वो खराब हो जाता है। तो इसलिए इस टॉपिक का नाम है एक्सपेरिमेंटल हैजर्ड्स, क्योंकि आपके एक्सपेरिमेंट्स को खराब कर देते हैं। So there are few other problems that might arise in any experiment, even with the use of control group and random assignment. हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि हम कंट्रोल ग्रुप्स का यूज करें ताकि जो है हमारे को बाहर के जो अदर वेरिएबल्स हैं, जिनको कंफाउंडिंग वेरिएबल्स हमने बोला था, उसकी वजह से हमारे रिजल्ट में कोई इफेक्ट ना आए। और हम रैंडम असाइनमेंट करते हैं, मतलब हम पार्टिसिपेंट रैंडमली चूज करते हैं ताकि एक पर्टिकुलर एरिया का या एक पर्टिकुलर एज का असर ना आए। लेकिन ये दोनों चीजें करने के बाद भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हमारे एक्सपेरिमेंट में आ जाती हैं। These problems are especially likely when studying people instead of animals. और ये जो दोनों प्रॉब्लम्स हैं, प्लेसिबो इफेक्ट और एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट, ये दोनों ज्यादातर तब आती हैं जब हम लोगों के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। एनिमल्स के ऊपर ये प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि एनिमल्स ये चीज नहीं समझ पाते कि एक्सपेरिमेंटर उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। तो जब हम पीपल को, लोगों को स्टडी करते हैं, तब ये प्रॉब्लम्स आती हैं। पीपल आर ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर ओन थॉट्स और बायसेस अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन एन एक्सपेरिमेंट। जब लोगों को पता होता है कि एक्सपेरिमेंट में क्या होने वाला है, उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, से देयर इज अ न्यू ड्रग दैट इज सपोज टू इम्प्रूव मेमोरी। सपोज एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हम एक नई दवाई लेके आए हैं जिससे मेमोरी इंप्रूव होती है लोगों की, और हम उसको उनके लिए यूज करेंगे जो एल्जाइमर की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। एल्जाइमर मतलब जब हमारी ओल्ड एज हो जाती है और याददाश्त जाने लगती है किसी किसी की ओल्ड एज में, तो उस डिसीज को एल्जाइमर बोलते हैं। तो इस डिसीज को ट्रीट करने के लिए कोई एक नया ड्रग बनाया है और रिसर्चर उसको एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं लोगों के ऊपर कि क्या इस ड्रग का हेल्प से क्या मेमोरी इंप्रूव होती है या नहीं होती। अब इसमें क्या होगा कि अगर प्लेसिबो इफेक्ट होगा और आपने पार्टिसिपेंट को ये बता दिया है कि आपको हम एक ड्रग देंगे और उससे आपकी मेमोरी इंप्रूवमेंट हम चेक करेंगे, तो हो सकता है प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से वो जो पार्टिसिपेंट है वो आपको अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करे। जब आप उससे आपकी उस टेस्ट फॉर इम्प्रूवमेंट उसका लो मेमोरी का, तो वो बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करे, क्योंकि उसे पता है कि उससे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उसकी दवाई खाने से उसकी मेमोरी इंप्रूव हो गई है।
और एक्सपेरिमेंटर इफेक्ट होगा तो क्या होगा, जो एक्सपेरिमेंटर होगा, जो रिसर्चर होगा, वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो है पार्टिसिपेंट है उसकी मेमोरी इंप्रूव होनी चाहिए, तो वो जो पूछे उसे याद होना चाहिए। तो वो कभी कभी पूछते पूछते अपना जेस्चर ऐसा बनाएगा या अपनी टोन ऑफ वॉइस चेंज करेगा, जिससे जो पार्टिसिपेंट है उसको आइडिया लग जाएगा कि वो गलत बोल रहा है, तो उसे सही बोलना है, उसको और ज्यादा इंप्रूव करना है। तो इससे क्या होगा, रिजल्ट खराब हो जाएगा आपके एक्सपेरिमेंट का। Researchers would want to test the drug to see if it really is effective in helping to improve memory. So they would get a sample of people who are in early stages of disease. तो कैसे लोगों को चूज किया जाएगा, जिनको एल्जाइमर की प्रॉब्लम है, जिनकी शुरुआत हुई है, अर्ली स्टेजेस हैं, और उनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। अब 2 ग्रुप कौन से होंगे, जो हमने पिछली बार पढ़े थे, एक होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक होगा कंट्रोल ग्रुप। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन सा होगा, जिसको वो हमने ड्रग देना है, जिसके ऊपर हमने टेस्ट करना है कि उसका मेमोरी इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। और जिसको आप नहीं दोगे ड्रग, वो हो जाएगा कंट्रोल ग्रुप। ओके, गेटिंग और नॉट गेटिंग द ड्रग इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब जो हम ड्रग दे रहे हैं, जिसका असर हमने देखना है, ड्रग का मतलब है मेडिसिन, तो जो ड्रग हम दे रहे हैं वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसका जो असर है हमने किस चीज पे देखना है, लोगों की मेमोरी पे देखना है कि ड्रग लेने के बाद मेमोरी इंक्रीज हो रही है कि नहीं। तो मेमोरी क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। ये आपने पिछली वीडियो में समझ लिया था। तो ड्रग देना या ना देना इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आता है, और मेमोरी जो इम्प्रूवमेंट है उसका मेजरमेंट कि कितनी मेमोरी इंप्रूव हुई है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल में आता है। ओके, सो आगे पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, व्हाट इफ द रिसर्चर डू फाइंड दैट द ड्रग ग्रुप हैड ग्रेटर मेमोरी इंप्रूवमेंट देन द ग्रुप दैट रिसीव्ड नथिंग, कैन दे रियली से दैट द ड्रग इटसेल्फ कॉज्ड इंप्रूवमेंट। सपोज उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को ड्रग दिया और उन्होंने देखा कि ड्रग देने के बाद मेमोरी बहुत अच्छी उनकी इंप्रूव हो गई, तो क्या वो एक्चुअली में ये कंक्लूड कर सकते हैं कि उन्होंने जो दवाई दी है उसकी वजह से मेमोरी इंप्रूव हुई है? और is it possible that the participants who received the drug knew that they were supposed to improve memory? या फिर ऐसा था कि पार्टिसिपेंट्स को पता था कि जब उनको मेडिसिन मिलेगी उसके बाद उनकी मेमोरी इंप्रूव होनी चाहिए, इसलिए उनका रिजल्ट अच्छा आया। तो इसमें क्या, दोनों में से क्या हो सकता है? The improvement may have had more to do with participant belief. अगर पार्टिसिपेंट ने ये मान लिया, बिलीव कर लिया कि वो दवाई खाने से उनकी मेमोरी अच्छी हो जाएगी, तो हो सकता है उसकी वजह से उनकी जो है मेमोरी अच्छी हुई है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई है। इसी को बोलते हैं हम लोग प्लेसिबो इफेक्ट। तो हम एज अ रिसर्चर हम ये नहीं बोल सकते कि ड्रग के देने से मेमोरी इंप्रूव हुई है, क्योंकि उसमें प्लेसिबो इफेक्ट भी हो सकता है। The expectations and biases of the participants in a study can influence their behavior. मतलब पार्टिसिपेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस होंगी अपने आप से, उनकी वजह से उनका बिहेवियर इन्फ्लुएंस होगा। अब ये तो था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसकी बात हो रही थी। दूसरा कौन सा है? कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप इज ऑफन गिवन अ हार्मलेस सब्स्टिट्यूट फॉर रियल ड्रग। अब जो कंट्रोल ग्रुप है, जिसको हमने ड्रग नहीं देना है, दवाई नहीं देनी है, उनको भी हम कुछ देंगे लेकिन वो दवाई नहीं होगी। मे बी उनको हमने टॉफी दे दी, या उनको हमने कोई और ऐसी चीज दे दी, और ये शुगर पिल दे दी, और उनको बोल दिया कि ये वही वाली मेडिसिन है जो दूसरे ग्रुप को दी हुई है। उनको बताएंगे नहीं हम कि हमने आपको मेडिसिन नहीं दिया है, उनको भी मेडिसिन बोलेंगे लेकिन होगा वो कुछ और। ठीक है, तो अब वहां पे क्या होगा, जब हम लोग उनको देंगे शुगर पिल और इंजेक्शन ऑफ सॉल्ट वाटर का इंजेक्शन भी दे सकते हैं। अगर उनकी भी मेमोरी इंप्रूव हो जाती है, जिनको हमने ड्रग नहीं दिया, सपोज ये दूसरा वाला ग्रुप है, कंट्रोल ग्रुप है, इनको हमने ड्रग नहीं दिया, ठीक है, और बाद में इनको खाली एक हमने शुगर पिल दे दी और बोला कि ये ड्रग है, लेकिन इनको नहीं पता कि ड्रग नहीं है, और बाद में जब इनकी मेमोरी टेस्ट की तो उसमें भी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट नजर आई। तो इससे क्या पता चला हमें कि ड्रग की वजह से नहीं हो रहा है, प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से मेमोरी इंप्रूव हो रही है। तो इस तरीके से हम ये चीज चेक कर सकते हैं
कि कहीं हमारे एक्सपेरिमेंट में प्लेसिबो इफेक्ट का कोई असर तो नहीं हो रहा है। मतलब आपको समझ में आ गया? अगर हमने एक ग्रुप है हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है जिसको हमने एक्चुअली में दवाई दी है और उनकी मेमोरी हमने टेस्ट करी तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया। एक हमारा कंट्रोल ग्रुप है जिसको हमने दवाई नहीं दी है, कुछ और दिया है खाने के लिए दवाई बोल के, और उनकी मेमोरी टेस्ट करी तो इनका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आया। दोनों का ही रिजल्ट बहुत अच्छा आया। तो इससे क्या पता चला कि दवाई की वजह से जो है रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से आ रहा है। और प्लेसिबो इफेक्ट का क्या मतलब हुआ? जो पार्टिसिपेंट की अपने आप से जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसकी वजह से। ओके, अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप देख लेते हैं। Another way that expectations about the outcome of the experimenter can influence the results even when the participants are animals rather than people. कभी कभी क्या होता है, हमने ऊपर बोला कि लोगों के ऊपर आप करोगे तभी इफेक्ट होगा, एनिमल्स पे नहीं होगा। लेकिन अगर ये चीज एनिमल्स के ऊपर भी इफेक्ट कर रही है तो इसका मतलब वहां पे पार्टिसिपेंट्स की वजह से कुछ नहीं हो रहा है, जो एक्सपेरिमेंटर है उसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि उसकी खुद की एक्सपेक्टेशंस की वजह से रिजल्ट खराब आ रहे हैं। सपोज इसका फॉर एग्जाम्पल, when the researcher is measuring the dependent variable, it is possible that he or she could give participants clues about how they are supposed to respond. जब एक रिसर्चर मेजर कर रहा है रिजल्ट एक्सपेरिमेंट का तो हो सकता है वो गलती से पार्टिसिपेंट्स को कोई क्लू दे दे, उसकी बॉडी लैंग्वेज की वजह से, उसकी टोन ऑफ वॉइस की वजह से, आई कांटेक्ट की वजह से, जो कि डेलिब्रेट नहीं है, जानबूझ के नहीं, उसको गलती से हो जाता है। सपोज आप किसी की मेमोरी टेस्टिंग कर रहे हो, आपने 10 वर्ड उसको दिए, आप उसे सुन रहे हो और बीच में उसने एक आध वर्ड गलत जैसे ही बोला, आपने आपकी आंखों से या आपके फेस में एक्सप्रेशन देख के वो समझ गया कि उसने कुछ गलत बोला है, तो वो दोबारा से उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंटर ने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन ऑब्जर्वर ने, पार्टिसिपेंट ने नोट कर लिया, तो उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट। अब इसमें इन्होंने अल्जाइमर वाले का एग्जाम्पल समझाया हुआ है। अल्जाइमर पेशेंट आर इन एक्सपेरिमेंटल ऑफिस टू टेक योर सेकंड मेमोरी टेस्ट। सपोज अल्जाइमर वाले पेशेंट है जिनका मेमोरी टेस्ट होने वाला है और वो एक्सपेरिमेंटर के ऑफिस में गए हैं। द एक्सपेरिमेंटर सीम्स टू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू यू एंड टू एवरी आंसर दैट यू गिव इन द टेस्ट, सो यू गेट द फीलिंग दैट यू आर सपोज टू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। तो जब एक्सपेरिमेंटर आपके ऊपर बहुत ज्यादा अटेंशन दे रहा है आपके हर आंसर पे, तो आपके अंदर, पार्टिसिपेंट के अंदर एक फीलिंग अपने आप आ जाएगी कि उसको इम्प्रूव करना है अपने आप को, तो वो ज्यादा ट्राई करेंगे अपने आप को इम्प्रूव करने का। तो इसलिए इसको, उसकी वजह से, एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट की वजह से उनकी जो रिजल्ट है उसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगी। The behavior of the experimenter caused the participant to change his or her response pattern. समझ में आ गया आपको कि जो एक्सपेरिमेंटर का बिहेवियर है उसकी वजह से पार्टिसिपेंट को ये लगा कि उन्हें और अच्छा बिहेव करना है। और इससे हम ये नहीं कंक्लूड कर सकते फिर कि सिर्फ दवाई की वजह से ही मेमोरी इंप्रूव हुई है। फिर इसमें हम ये बोलेंगे कि एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट की वजह से मेमोरी इंप्रूव हुई है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटर का जो था बिहेवियर था वो ऐसा था कि पार्टिसिपेंट को लगा कि हमें इंप्रूव करना चाहिए। अब इन दोनों चीजों को कंट्रोल कैसे करें, प्लेसिबो इफेक्ट और एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट को कंट्रोल कैसे करें? तो इसके लिए टेक्निक्स हैं, जैसे एक सिंगल ब्लाइंड टेक्निक है, एक है डबल ब्लाइंड टेक्निक। अब ये पढ़ लेते हैं, ये होता क्या है। फॉर्चुनेटली देयर आर वेज टू कंट्रोल फॉर दीज इफेक्ट्स। द क्लासिक वे इज टू अवॉइड द प्लेसिबो इफेक्ट इज टू गिव द कंट्रोल ग्रुप एन एक्चुअल प्लेसिबो। मतलब आप कंट्रोल ग्रुप को एक्चुअल प्लेसिबो देना है। मतलब अब इसको समझते हैं क्या मतलब है इसका, कैसे कंट्रोल करना है। सम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट दैट डजंट इफेक्ट बिहेवियर एट ऑल। जैसे हमने क्या किया था, हमने कंट्रोल ग्रुप को शुगर पिल दी थी, तो शुगर पिल हमने जब उनको दी और उनका मेमोरी इंप्रूवमेंट हमने देखा, तो इससे क्या पता चला कि दवाई की वजह से मेमोरी इंप्रूव नहीं हो रही है, एक्सपेक्टेशंस की वजह से मेमोरी इंप्रूव हो रही है। तो इसमें यही लिखा हुआ है आगे कि इन द ड्रग एक्सपेरिमेंट द प्लेसिबो वुड हैव टू बी सम काइंड ऑफ शुगर पिल। प्लेसिबो देने का मतलब है कोई शुगर पिल या कोई नकली दवाई सॉल्यूशन उनको दे दो, जिससे उनको लगे
कंट्रोल ग्रुप को भी यही लगे कि उनको भी एक्चुअल में दवाई दी हुई है। The participants in both the experiment and the control group would not know whether or not they got the real drug or the placebo. दोनों को ये पता नहीं होना चाहिए कि उनको रियल ड्रग मिला है या प्लेसिबो मिला है। प्लेसिबो मतलब नकली ड्रग मिला है। मतलब सिंगल ब्लाइंड मतलब स्टडी का ये है कि आपने ना तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को बताया कि उनको आपने क्या दिया है, ना आपने कंट्रोल ग्रुप को बताया कि उनको आपने क्या दिया है। दोनों को आपने कुछ चीजें दी हैं। जैसे आपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को एक्चुअली में दवाई दी है और कंट्रोल ग्रुप को आपने शुगर पिल दी है, लेकिन दोनों को आपने ये नहीं बताया कि उनको क्या मिला है, ताकि दोनों लोगों को ये पता ही ना चले कि उनको क्या करना है, उनको एक्चुअली में क्या कैसे बिहेव करना है। उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप जिन लोगों पे टेस्ट कर रहे हो उनको आप ये मत बताओ कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो इसको सिंगल ब्लाइंड स्टडी बोलते हैं। इनको नहीं पता कि इनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दोनों को आपने एक एक पिल दिया है और दोनों को ये लगना चाहिए कि आपने उनको कुछ दिया है। हो सकता है दवाई है, हो सकता नहीं है, लेकिन आपने एक ग्रुप को एक्चुअल में दिया है और एक ग्रुप को नहीं दिया है, प्लेसिबो दिया है दूसरे ग्रुप को। If their expectations have any effect at all on the outcome of the experiment, the experimenter will be able to tell by looking at the result of the control group. तो अगर उनकी एक्सपेक्टेशंस की वजह से अगर इम्प्रूव होता है मेमोरी तो दोनों में होगा, और अगर दवाई की वजह से सिर्फ इम्प्रूव होगी तो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में होगी, इसमें नहीं होगी जिसमें आपने दवाई नहीं दी है। तो इस तरीके से ये पता चल जाएगा कि आपके रिजल्ट जेन्युइन है या नहीं है। Even if the control group improves a little, the drug group should improve significantly. अगर थोड़ा बहुत ये वाला ग्रुप भी इम्प्रूव होता है जिसको आपने दवाई नहीं दी, तो उससे कहीं ज्यादा इम्प्रूवमेंट आपको इस ग्रुप में दिखनी चाहिए जिनको आपने दवाई दी है। तब आपको पता चलेगा कि आपकी दवाई का असर हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो सकता है थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट यहाँ दिखे क्योंकि एक्सपेक्टेशंस तो होती ही हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादा इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। This is called single blind study because participants are blind to the treatment they receive. क्योंकि पार्टिसिपेंट्स को ये नहीं पता है कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सिंगल ब्लाइंड स्टडी। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। For a long time, that was the only type of experiment researchers carried out in psychology, but researchers Robert Rosenthal and Leonard Jacobson reported in their 1968 book Pygmalion in the Classroom that when teachers were told that some students had a high potential for success and others a low potential, the students showed significant gains or decrease in their performance on the standardized test depending on which potential they were supposed to have. अब इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि काफी टाइम से सिंगल ब्लाइंड स्टडी हम लोग कर रहे थे, टेक्निक यूज कर रहे थे अपने रिसर्चेस में, जिसमें हम ये कोशिश करते थे कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ना बताएं, लेकिन एक्सपेरिमेंट जो कर रहा है उसको पता हो कि ये वाला एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है जिसको एक्चुअली में ड्रग दिया है और ये वाला जो है कंट्रोल ग्रुप है जिसको एक्चुअल में ड्रग नहीं दिया है, लेकिन पार्टिसिपेंट्स को नहीं पता। तो ये सिंगल ब्लाइंड टेक्निक हम यूज कर रहे थे काफी टाइम से, लेकिन 1968 में एक बुक आई थी पिग्मेलियन इन द क्लासरूम, जिसमें रोजेंथेल और जैकबसन ने ये लिखा था कि अगर हम टीचर को ये बता दें कि आपकी क्लास में एक तो ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा डम हैं, अगर हम टीचर को ये चीज बता दें तो टीचर का बिहेवियर दोनों की तरफ अलग अलग हो जाता है। जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनके साथ टीचर का बिहेवियर डिफरेंट रहता है, जो बच्चे थोड़े से डम होते हैं या थोड़े से वीक होते हैं उनके साथ टीचर का जो बिहेवियर है वो अलग रहता है, और उसकी वजह से इंटेलिजेंट बच्चों का रिजल्ट तो बहुत अच्छा आता है और जो थोड़े से वीक बच्चे होते हैं उनका रिजल्ट खराब हो जाता है, बिकॉज टीचर का बिहेवियर उनके साथ अलग होता है। इसलिए ये इन्होंने अपनी बुक में लिखा। अब इससे साइकोलॉजिस्ट को क्या पता चला? इससे साइकोलॉजिस्ट को ये पता चला
कि बेशक यहाँ पे पेशेंट्स को नहीं पता कि उनको क्या दिया जा रहा है, उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, लेकिन जो यहाँ पे रिसर्चर है, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसको तो पता है कि कौन एक्सपेरिमेंटल है, कौन कंट्रोल है। तो इसका बिहेवियर तो दोनों की तरफ अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से ज्यादा एक्सपेक्ट करेगा और कंट्रोल ग्रुप से वो नॉर्मल रहेगा, ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसको पता है कि इसको तो मैंने दवाई दी नहीं है। तो उसके अपने जो एक्सपेक्टेशन की वजह से जो बिहेवियर होगा रिसर्चर का, उसकी वजह से रिजल्ट में चेंजेस आ जाएंगे। तो ये चीज इनकी बुक में जो टीचर का एग्जाम्पल था, इससे पढ़ के साइकोलॉजिस्ट जो थे, रिसर्चर्स थे, उनकी माइंड में ये चीज आई। तो उसके बाद फिर क्या सोचा? उसके बाद ये सोचा कि हम डबल ब्लाइंड स्टडी करेंगे, सिंगल ब्लाइंड नहीं। हम पार्टिसिपेंट्स को भी नहीं बताएंगे और रिसर्चर्स को भी नहीं बताएंगे। अब वो कैसे होगा? अगर रिसर्चर्स को ही नहीं पता होगा तो वो रिसर्च कैसे करेंगे? तो इसमें आप पढ़ते हैं क्या लिखा है। In a double-blind study, neither the participants nor the person measuring the dependent variable know who got what. मतलब अब क्या होगा? जैसे सपोज आपके पास दो ग्रुप्स हैं, एक आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है जिसको आपने एक्चुअल में मेडिसिन दी है, एक आपके पास कंट्रोल ग्रुप है जिसको आपने मेडिसिन नहीं दी है। ठीक है, अब आपने इसकी मेमोरी मेजर करनी है और इसकी भी मेमोरी मेजर करनी है। ठीक है, अब जो रिसर्चर है जिसने इन दोनों को दवाई दी है, वो मेमोरी टेस्ट का एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा। एक थर्ड पर्सन को बुलाया जाएगा जिसको कुछ नहीं पता। एक थर्ड पर्सन आएगा जिसको कुछ नहीं पता कि किसको कौन सी दवाई दी है, इसको क्या दिया है, उसको दिया, उसको कुछ नहीं पता। उसको बोला जाएगा कि आप ये एक लिस्ट लो और इनकी मेमोरी टेस्ट करो, और आप ये लिस्ट लो और इनकी मेमोरी टेस्ट करो। अब जब इस पर्सन को ये नहीं पता कि इसको क्या चीज एक्सपेक्ट करनी है, इसको खाली टेस्ट करने के लिए बोल दिया है, और इनको भी नहीं पता कि इनको कैसे क्या चीज इनसे एक्सपेक्ट करी जा रही है, मतलब ये भी ब्लाइंड है और एक तरीके से ये भी ब्लाइंड है। तो रिजल्ट जो आएगा वो टोटली जेन्युइन आएगा। तो इसको हम बोलते हैं डबल ब्लाइंड स्टडी। नीदर द पार्टिसिपेंट्स नॉर द पर्सन मेजरिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल नो हु गॉट व्हाट। मतलब ना पार्टिसिपेंट्स को पता है कि उनको क्या दवाई मिली है, ना इसको पता है कि इन दोनों को क्या दवाई दी है। तो इस तरीके से आपको जो रिजल्ट मिलता है उसको जेन्युइन रिजल्ट ही माना जाएगा, क्योंकि इसमें ना तो प्लेसिबो इफेक्ट आया और ना ही एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट आया। यहाँ पे इनकी डेफिनेशन है, एक बार आप देख लो। सिंगल ब्लाइंड स्टडी इन विच द सब्जेक्ट्स डू नॉट नो इफ दे आर इन द एक्सपेरिमेंटल और द कंट्रोल ग्रुप। मतलब जो सिंगल ब्लाइंड स्टडी में जो सब्जेक्ट्स होते हैं या जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनको नहीं पता कि वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है जिनको दवाई दी है, या वो कंट्रोल ग्रुप में है जिनको दवाई नहीं दी है। डबल ब्लाइंड स्टडी इन विच नीदर द एक्सपेरिमेंटर नॉर द सब्जेक्ट नो इफ द सब्जेक्ट्स आर इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। मतलब जो पर्सन है जो टेस्ट कर रहा है, उसका एक्सपेरिमेंटर है, उसको भी नहीं पता कि ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है कि ये वाला एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, मतलब दोनों में से किसको एक्चुअल में दवाई दी है। तो दोनों की तीनों की एक्सपेक्टेशंस जो होंगी उस टाइम पे नॉर्मल होंगी। अब आगे चलते हैं। In the field of developmental psychology, researchers are always looking for the ways in which person's age influence his or her behavior. The problem is that age is a variable that cannot be randomly controlled. In a regular experiment, for example, अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जैसे सपोज किसी की एज की वजह से अगर कोई अलग अलग बिहेव कर रहा है, तो वो एज को तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना, सबको पता है उनकी एज क्या है। वहां पे तो वो उनको झूठ नहीं बोल सकते हैं कि आप 20 के नहीं हो, आप 30 के हो। तो वहां पे एक प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जाम्पल, पार्टिसिपेंट्स कैन बी रैंडमली असाइंड टू वेरियस कंडीशन, ड्रग और प्लेसिबो, special instructions or no special instructions and so on, but the participant cannot be randomly assigned to different age group. It would be like saying, okay, these people are now going to be 20 and these others will be 30. तो जो एज जैसा वेरिएबल है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उस केस में ये प्रॉब्लम आती है कि आप उनको ये नहीं बोल सकते कि आप 20 वाले ग्रुप में हो कि आप 30 वाले ग्रुप में। वहां पे तो जो उनकी एक्चुअल एज है वो उसी तरीके से बिहेव करेंगे। To get around this problem, researchers use alternative design. अब इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं
तो सिंगल ब्लाइंड स्टडी और डबल ब्लाइंड स्टडी भी काम नहीं करती। वहां पे फिर हमें कुछ और डिजाइन्स यूज करने पड़ते हैं, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स, कुछ और तरीके, डिजाइन्स का मतलब है कुछ और टेक्निक्स यूज करनी पड़ती है, जैसे क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, जो इन्होंने नाम दिया है नए डिजाइन का, वो है क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। That are not considered true experiment because of the inability to randomly assign participants to the experiment, जिनको ट्रू एक्सपेरिमेंट नहीं बोलते। क्वाजी का मतलब होता है हाफ, तो इनको ट्रू एक्सपेरिमेंट नहीं बोलते हैं, क्योंकि इसमें आप ना तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बना पाते हो ना कंट्रोल ग्रुप। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, क्वाजी एक्सपेरिमेंट के बारे में हम आगे आपसे डिस्कस करने वाले हैं, तो वो आएगा आपका लाइफ स्पैन साइकोलॉजी में। तो अब आगे हमारा जो नया टॉपिक आ रहा है, इसमें अदर इश्यूज इन साइकोलॉजी, इसके अलावा और इश्यूज होते हैं जो साइकोलॉजी में। इसमें आपका आता है स्टीरियोटाइप, एथलीट्स, कॉलेज टेस्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, तो देखते हैं अब इसमें किन इश्यूज की बात कर रहे हैं। आपको ये टॉपिक आई थिंक समझ आ गया है, तो हम आगे बढ़ लेते हैं। आपको कोई इसमें डाउट होगा तो आप कमेंट्स में लिख देना। तो अब ये नया टॉपिक है, इसमें देखते हैं क्या कह रहे हैं। इट सीम्स दैट मैनी पीपल हैव अ नेगेटिव स्टीरियोटाइप ऑफ कॉलेज एथलीट्स। अब यहाँ पे इन्होंने पर्टिकुलरली एथलीट्स के बारे में कुछ बात करी हुई है। एथलीट्स कौन होते हैं? जो आपको पता है, जो गेम्स वगैरह में बच्चे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कोई फुटबॉल में है, कोई उसमें बैडमिंटन में है। तो ऐसे कॉलेज में स्टूडेंट्स कुछ होते हैं जो एथलीट्स होते हैं। जैसे स्पोर्ट्स कोटा होता है ना हमारे यहाँ पे, स्पोर्ट्स कोटा में हम जो स्टूडेंट्स की एडमिशन लेते हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, तो ये उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं, कॉलेज एथलीट्स की। तो कुछ लोगों को ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो कॉलेज एथलीट्स होते हैं उनको उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस से ज्यादा उनकी जो स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे उनको प्रमोशन मिलती है। प्रमोशन मतलब दूसरी क्लास में उनको प्रमोट कर दिया जाता है, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में। उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस नहीं देखते, उनकी एथलेटिक परफॉर्मेंस देखते हैं। तो ये एक स्टीरियोटाइप है। स्टीरियोटाइप क्या चीज होती है अगर आपको याद हो तो? स्टीरियोटाइप मीन्स कोई ऐसी चीज जो हम लोग बहुत सालों से मानते आ रहे हैं, जिसके पीछे हो सकता है कोई लॉजिक भी ना हो, लेकिन क्योंकि हम एक दूसरे से सुनते रहते हैं तो वो एक दूसरे से आगे बात जाती रहती है और वो हर कोई मानने लग जाता है बिना उसकी रीजनिंग के, बिना लॉजिक के। और वो बात फिर पूरी सोसाइटी में हमेशा सालों तक प्रेवलेंट रहती है, क्योंकि एक ने बोला, एक ने दूसरे ने बोला, दूसरे ने तीसरे को बोला, और वो हर कोई उसी चीज को मानने लग गया। लेकिन जहां से बात शुरू हुई थी, क्या इसके पीछे लॉजिक था, वो किसी को नहीं पता होता। तो उसको, उस चीज को बोलते हैं स्टीरियोटाइप। अब जैसे ये बोल रहे हैं कि एक ये स्टीरियोटाइप है, सबको लगता है कि जो कॉलेज में स्पोर्ट्स कोटा में होते हैं उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेस पे नहीं, उनकी स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस के बेस पे उनको प्रमोट कर दिया जाता है। तो इज इट एक्चुअली अ स्टीरियोटाइप? क्या ये सच्ची में स्टीरियोटाइप है? इफ यू आर एन एथलीट, कैन दैट नेगेटिव स्टीरियोटाइप एक्चुअली हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर टेस्ट परफॉर्मेंस? तो जो एथलीट्स होते हैं, क्या उनको जब ये चीज पता चलती है कि उनकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पे बेस पे प्रमोट करेंगे, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेस पे प्रमोट नहीं करेंगे, तो क्या उसकी वजह से उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस और खराब हो जाती है? क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो क्या वो और ज्यादा खराब परफॉर्म करते हैं? तो ये चीज स्टडी करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। इन देयर एक्सपेरिमेंट, अभी एक्सपेरिमेंट किया किसने था, एक बार नाम देख लेते हैं। वेस्लियन यूनिवर्सिटी रिसर्चर मैथ्यू जेमसन, रॉबर्ट डील एंड हेनरी डेंसो, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि क्या स्टीरियोटाइप्स की वजह से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे। इन देयर एक्सपेरिमेंट 72 मेल कॉलेज एथलीट्स, इन्होंने 72 मेल कॉलेज एथलीट्स लिए थे फ्रॉम द स्पोर्ट्स टीम ऑफ द यूनिवर्सिटी की स्पोर्ट्स टीम में, और उनको इंटेलेक्चुअल टेस्ट दिया। वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे थे, एथलीट थे। इन्होंने सोचा उनकी इंटेलिजेंस टेस्ट करके देख लेते हैं कि क्या वाकई में वो कम इंटेलिजेंट है बाकियों से। अब उसको 2 ग्रुप में इन्होंने डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप था जिनका टेस्ट से पहले उन्होंने इंटरव्यू लिया,
उनको एक क्वेश्चनेयर दिया। क्वेश्चनेयर मतलब जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इंटरव्यू टाइप का होता है। लिखने के लिए भी दे सकते हो या वर्बली भी पूछ सकते हो। तो एक ग्रुप ऐसा था जिनको टेस्ट देने से पहले इंटरव्यू लिया, और एक ग्रुप ऐसा था जिसके टेस्ट देने के बाद इंटरव्यू लिया। अब इससे क्या फर्क पड़ा, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप समझना, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल चीज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको पहले ही समझा देती हूँ ये क्या करने वाले हैं। जैसे सपोज 72 कॉलेज के स्पोर्ट्स के वो आए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं, उनको इन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप ऐसा था जिसको उन्होंने पहले इंटरव्यू लिया, फिर उनका टेस्ट लिया, और ये टेस्ट कौन सा था, इंटेलिजेंट टेस्ट था, ठीक है। और दूसरा ग्रुप ऐसा था जिसका इन्होंने पहले टेस्ट लिया और बाद में उनसे इंटरव्यू लिया। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, देखो यहाँ पे फर्क क्या पड़ा। जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा इनको इंटरव्यू में, उसमें एक ये क्वेश्चन था, रेट योर लाइक्लीहुड ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड टू द यूनिवर्सिटी विदाउट द एड ऑफ एथलेटिक रिक्रूटिंग। आप इनसे ये पूछा गया कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको अगर आप स्पोर्ट्स में नहीं होते तो क्या आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाती। इनसे ये पूछा कि अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं होते तो आपके ग्रेड्स के बेस पे, जो आपका एकेडमिक रिजल्ट है उसके बेस पे आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाती है, आपको ऐसा लगता है। तो अब इन बच्चों ने जो भी आंसर किया होगा, कईयों ने लिखा होगा हाँ, किसी ने लिखा होगा ना। जिन्होंने लिखा होगा हाँ, उनको तो ये पता होगा कि हाँ हमारे स्कोर्स इतने अच्छे हैं कि हमें तब भी एडमिशन मिल जाती। जिन्होंने लिखा होगा ना, उनको ये पता होगा कि हमारे स्पोर्ट्स के ग्रेड इतने अच्छे नहीं है, सॉरी एकेडमिक ग्रेड इतने अच्छे नहीं है, तो हमें किस वजह से एडमिशन मिली है, क्योंकि हम स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी 2 ग्रुप हो गए, एक ने यस लिखा, एक ने नो लिखा। जिन्होंने यस लिखा उन्होंने जब टेस्ट दिया, जब इन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट लिया, उनके टेस्ट का रिजल्ट नो लिखने वालों से अच्छा आया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है क्या हुआ। देखो, जब इन्होंने इनसे इंटरव्यू लिया, इन बच्चों से 72 में से सपोज इन्होंने आधे बच्चे इधर कर दिए, आधे बच्चे इधर कर दिए, तो ये जो बच्चे थे यहाँ पे, इनसे जब इन्होंने इंटरव्यू लिया और पूछा कि आपको लगता है ऐसा कि आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो इसलिए आपको एडमिशन मिली है, अगर आप अच्छे नहीं होते तो आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलती। तो इसमें कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, हम जैसे इसने बोला यस वालों ने कि नहीं हमारे ग्रेड्स भी अच्छे हैं, तो हम स्पोर्ट्स में नहीं भी होते तो भी हमें एडमिशन मिल जाती। इन्होंने बोला कि हाँ नहीं, हमारा ग्रेड्स अच्छे नहीं थे, हम स्पोर्ट्स में अच्छे हैं इसीलिए हमें एडमिशन मिली है। तो दोनों ने जब टेस्ट दिया तो इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी थी, इसकी कम अच्छी थी। क्यों? क्योंकि ये बिलीव करते थे कि ये वैसे भी इंटेलिजेंट है, चाहे स्पोर्ट्स में हो या ना हो, और ये बिलीव करते थे कि हम इंटेलिजेंट नहीं है, हमें स्पोर्ट्स की वजह से ही एडमिशन मिली है। तो जब इनके अंदर ये बिलीफ है, या इस क्वेश्चन की वजह से इनके अंदर ये माइंड में आ गया, तो इनके जो टेस्ट की परफॉर्मेंस है ना, उस पर भी इफेक्ट हो गया। एक तो ये था। दूसरा ये वाला ग्रुप था जिनसे इंटरव्यू बाद में लिया है, पहले इनका टेस्ट लिया है। इन लोगों की परफॉर्मेंस जो थी ना, इन लोगों से कहीं ज्यादा अच्छी थी, इनकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर थी। क्यों? क्योंकि इनके माइंड में तो अभी ये क्वेश्चन आया ही नहीं ना, क्योंकि इनका इंटरव्यू तो लिया ही नहीं, इनका इंटरव्यू तो टेस्ट के बाद लिया था। तो जिनका इंटरव्यू पहले लिया उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी खराब हो गई, जिनका इंटरव्यू बाद में लिया उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी टेस्ट में। और इसमें भी जिन लोगों ने ये माना था कि उनके ग्रेड्स अच्छे हैं, फिर भी उनका टेस्ट ज्यादा अच्छा हुआ, और जो लोग ये मानते थे कि नहीं वो सिर्फ स्पोर्ट्स की वजह से यूनिवर्सिटी में आया, उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम अच्छी थी। तो यही जो है, इसी को बोलते हैं हम, जो पार्टिसिपेंट की अपनी खुद की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसकी वजह से भी जो है कई बार रिजल्ट खराब आ जाते हैं। तो ये यहाँ पे स्टीरियोटाइप का इनके ऊपर इफेक्ट हुआ। पढ़ लेते हैं यहाँ पे। हाफ ऑफ द एथलीट्स आंसर्ड अ ब्रीफ क्वेश्चनेयर बिफोर टेकिंग द टेस्ट। आधे लोगों ने टेस्ट लेने से पहले क्वेश्चनेयर का आंसर दिया। वेयर एज द अदर हाफ रिसीव द सेम क्वेश्चनेयर आफ्टर टेकिंग द टेस्ट। और बाकी जो हाफ थे उन्होंने वो क्वेश्चनेयर टेस्ट के बाद किया। द क्वेश्चनेयर आस्क्ड 3 क्वेश्चंस, उसमें 3 क्वेश्चन थे, और तीसरा क्वेश्चन था रेट योर लाइक्लीहुड ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड टू द यूनिवर्सिटी विदाउट द एड ऑफ एथलेटिक रिक्रूटिंग। के मतलब
आप ये चीज बताओ कि क्या अगर आप एथलेटिक मतलब उसमें नहीं होते स्पोर्ट्स कोटा में, तो आपकी एडमिशन होती कि नहीं होती। ठीक है। द आइटम वॉज डिजाइन टू ब्रिंग नेगेटिव स्टीरियोटाइप ऑफ एथलीट। ये जो स्टीरियोटाइप है नेगेटिव, इसको इन्होंने नाम दिया है डम जॉक्स। तो ये वाला जो स्टीरियोटाइप है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है स्टूडेंट्स पे, ये देखने के लिए इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? The students who answered high threat question before the intellectual test, जिन स्टूडेंट ने क्वेश्चन इंटेलेक्चुअल टेस्ट के पहले आंसर दिया था, मतलब जिनका इंटरव्यू पहले हुआ था, वो था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। उन्होंने स्कोर लो आए थे उनके टेस्ट में। और जिन लोगों ने बाद में इंटरव्यू दिया था, जो था कंट्रोल ग्रुप, उनका जो स्कोर था वो बेटर आए थे उन लोगों से। जैसे मैंने यहाँ बताया कि जिन्होंने इंटरव्यू पहले दिया था, इनका स्कोर बहुत लो आया था, और जिन्होंने इंटरव्यू बाद में दिया, इनका स्कोर हाई आया था, क्योंकि इनके इंटरव्यू में इनसे क्वेश्चन पूछा तो इनके दिमाग में वो बात आ गई, और इनके दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं थी, इसलिए इन लोगों का स्कोर जो है वो हाई आया। The researcher also found a correlation between the student exposure to high threat, stereotype condition and accuracy of intelligent test. अब ये ध्यान से पढ़ो लाइन। The more students believe that they got into college primarily because of their ability in sports, the worse they performed on the subsequent test. जितने बच्चे ये मानते थे कि उनके स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस की वजह से उनको एडमिशन मिली यूनिवर्सिटी में, उन लोगों का जो स्कोर है टेस्ट में वो बहुत खराब आया था। और जो नहीं मानते थे, मतलब जिनके दिमाग में ये बात ही नहीं आई थी टेस्ट देने के टाइम, उनका स्कोर बहुत अच्छा आया था। इससे दोनों ने क्या कंक्लूड किया? जेमसन और कॉलीग, मतलब जेमसन के साथ जो लोग थे, उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि नेगेटिव स्टीरियोटाइप की वजह से उनकी परफॉर्मेंस में जो है असर आया, उन्होंने अंडर परफॉर्म किया एकेडमिक में। तो ये आपका यहाँ पे कंक्लूजन था। इसके नीचे आपके यहाँ 2 क्वेश्चन दिए हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ये आप आई सपोज ये आपको खुद आंसर यहाँ पे करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हेल्प मैं आपकी कर दूंगी, लेकिन आप इसका आंसर जो है खुद से एक बार ढूंढ